ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कोट बोली गई है कि स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कल से आज हम बेहतर रहने चाहिए। क्या होता है कि जब हम छोटे छोटे गोल सेट करते हैं कि कल का दिन जो है वो हमारा आज से बेटर रहेगा, तो फिर हम ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील रहते हैं। मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो है वो हमेशा बेहतर रहता है ना, रेदर देन इंड्यूस्ड मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कब आता है? जब हमारे जो कार्य है वो अच्छे होते रहे हो। अगर हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है तो हम मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। तो वो कब होते रहेगा? जब हम छोटे छोटे गोल सेट करेंगे। तो छोटे छोटे गोल जब सेट करते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि जो जो हमारा आज है वो हमारा कल से बेटर रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि बेटर करने की कोशिश कीजिए। वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है कि कल जितना आपने पढ़ा था, कल जितना आपने रिटेन किया था, उससे आज आप और ज़्यादा बेटर रिटेन कर पा रहे हो और अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हो। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी के मामले में नहीं हो रहा है कि कल आपने अगर एक ही पेज पढ़ा था तो आज आप 100 पेज पढ़ रहे हो, या फिर कल आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया था तो आज आप 10 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा नहीं, जितना आपसे हो रहा है उतने ही, लेकिन क्वालिटेटिव मामले में आप बेटर परफॉर्म करो। कि कल आपने जो पढ़ा था वो इतने कंसंट्रेशन के साथ था, आज जो आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ है, जहाँ पर आप ज़्यादा रिटेन कर पा रहे हो। तो इससे आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आपको ये कंट्री जो है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ कंट्री का नाम नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो कैपिटल है, जो करेंसी है, अगर इंडिया के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो किस तरीके के हैं, प्लस कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है। देन उसी के साथ साथ ये जो कंट्री है न्यूज़ में क्या चल रही है, किस वजह से न्यूज़ में चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी आप लिखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करके लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट नहीं। सर्च करो, पढ़ो, देन लिखो। इससे आपको और ज़्यादा रिटेंशन पावर जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब GS 1 2 3 4 आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। काफ़ी हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। तो 1 साल का है, 2 साल का है, आप आराम से कोर्सेज जो है वो एंजॉय कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रॉपरली वीडियोस अगर रेफर करते हो। मतलब ना ही NCERTs पढ़ना, ना ही कुछ पढ़ना है। यहाँ पर सभी का जो मटेरियल है उसको क्रिस्प करके यहाँ पर आपके सामने लाया जा रहा है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, प्लस पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप एंड वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए आज हम यहाँ पर 26 मई का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज क्या खास है हमारे न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नज़र डालेंगे। इंडियन एक्सप्रेस जब हम देखते हैं तो ये वाला हमें एक्सप्लेन सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखें तो शॉर्टेज ऑफ ब्लैक फंगस ड्रग। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें हम ब्लैक फंगस क्या होता है, वाइट फंगस क्या है, येलो फंगस क्या है, ये सभी को हम यहाँ पर एक साथ कवर कर लेंगे। जिससे कि आगे अगर ब्लैक फंगस पर या येलो फंगस पर या वाइट फंगस पर कोई भी एडिटोरियल आता है तो फिर उसे हमें यहाँ पर कवर नहीं करना पड़ेगा। ये अगर हम देखते हैं तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो जो डॉग है उनको यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए लाया जाएगा फॉर द कोरोना वायरस। देखिए क्या होता है, कोरोना वायरस स्प्रेड होता है हमारा सलाइवा, ये सब केस से, यूरिन बोलिए, सलाइवा बोलिए, ये सब अलग स्मेल जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब डॉग जो है ये भी यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं क्या, ऐसी यहाँ पर स्टडी जो है वो बाहर निकल कर आ रही है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि हार्ड वर्क किस में रहेगा, कि ये आप रट्टा मारो कि बाबा ये डॉग है, ये ब्रीड का डॉग है, ये करता है, इसकी स्मेलिंग शक्ति है, ये है, वो है, कोरोना वायरस के लिए हो सकती है। दूसरी चीज़, जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि अच्छा इस तरह की कोई न्यूज़ है, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज हुई है क्या? नहीं, फाइनलाइज नहीं हुई है। मतलब क्या इसको एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? नहीं, अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे पास रैपिड टेस्ट होती है ना, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरीके से पूरा सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हम RT-PCR को। ठीक है, यही एक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आती है, बाकी कुछ भी इसमें से खास नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें हमें यहाँ पर स्टैंडिंग ले स्टॉल। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो लुक लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, पहले हमारा था लुक ईस्ट पॉलिसी, देन हमने स्विच किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर, देन उसी के साथ साथ हमने स्विच किया लुक वेस्ट पॉलिसी पर।
तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉलिसीज़ देखने को मिलती है। तो ये जो पॉलिसीज़ है इसको हम यहाँ पर इस एडिटोरियल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वायरस इजंट द लिवलर, तो ये अगेन वायरस के बारे में बात की जा रही है जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं तो एग्ज़ाम को स्क्रैप करना, रामदेव बाबा ने जो कहा है उसकी कंट्रोवर्सीज है ना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम आइडियाज पेज पर आते हैं तो इसमें एक भी एडिटोरियल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट है जुडिशियल कंसर्न्स, प्रिजनर्स एंड जुडिशियल कंसर्न्स। देखिए प्रिजनर जो है उनकी अवस्था किस तरीके से हो रही है पेंडेमिक में, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट कल या परसों ही हमने जो जुडिशरी है उसके रिफॉर्म्स के बारे में जो है वो कवर किया है, उसमें हमने ये भी चीज़ देखी। तो इसलिए ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। देन यहाँ पर कटिंग टाइम एंड कॉर्नर्स, यहाँ पर बेसिकली जो 2D है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की है। देखिए क्या हमने हमारे DRDO जो उन्होंने जो नई यहाँ पर ड्रग निकाला है कोरोना वायरस के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोविड डेथ क्यों यहाँ पर काउंट किया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो एडिटोरियल हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं इसीलिए हम इसको कवर नहीं करने वाले। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि वीडियो एक भी मिस मत किया कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलता है। हिंदू की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू, तो उसमें हमें कौन सा देखने को मिलता है, सबसे पहले तो वन स्टेट सोल्यूशन। अब यहाँ पर आ रहा है वन स्टेट सोल्यूशन, किससे रिलेटेड रहेगा, यहाँ पर आपको पैलेस्टीन देखने को मिल रहा है, मतलब इसराइल एंड पैलेस्टीन वन स्टेट सोल्यूशन। देखिए इसराइल एंड पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाया हुआ है हमारे पिछले लेक्चर्स में, इसीलिए अगेन हम यहाँ पर इसराइल पैलेस्टीन पर वक्त जो है हमारा ज़ाया नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगेन म्यूकोरमाइकोसिस है ना, मतलब ये क्या है, ब्लैक फंगस के बारे में बात कर रहा है। तो अगेन ब्लैक फंगस ये हम देखने ही वाले हैं, तो इसलिए ये वाला एडिटोरियल हम नहीं देखें क्योंकि हमने एक्सटेंड सीरीज में आ रहा है तो उसमें हम पूरी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं एडिटोरियल के, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वैक्सीनेशन जो है इज़ दी ओनली वेपन, ये इकलौता ऐसा वेपन है जिससे हम फाइट कर सकते। देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ पर लोगों को रिकवर्ड करा रहे हैं, लेकिन लोगों को लॉकडाउन से कितना बचाएंगे, कब तक लॉकडाउन रखेंगे, क्या कंटिन्यूसली लॉकडाउन रखते रहेंगे, फिर भी अगर एक आधा भी इंसान छूट जाता है वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा लोगों को, है ना। शुरू तो वैसे ही हुआ था ना कि एक इंसान यहाँ पर आया इंडिया में, उसके थ्रू यहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो फैलता गया। तो वैक्सीनेशन जो है ये इकलौता ऐसा सोल्यूशन है क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के बाद सबके अंदर में एंटीबॉडीज आ जाएगी, मतलब एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी हमारे यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन जो है उसके थ्रू हम यहाँ पर वायरस जो उस पर फतेह हासिल कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को, वैक्सीनेशन के जो फ़ायदे हैं वो कई सारे एडिटोरियल्स में हमने कवर किए हैं। देन उसके बाद डेथ जो है चेन्नई में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर ये जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन है ना, हमने देखा है क्या इसके ड्रॉबैक्स है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल्स आज के देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल्स। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डेडली फंगस के बारे में। डेडली फंगस मतलब कौन से हैं, तो यहाँ पर हमें 3 फंगस के बारे में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले है ब्लैक फंगस, देन हमें देखने को मिलता है व्हाइट फंगस, एंड देन हमें देखने को मिलता है येलो फंगस। अब तीनों के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उनके टाइप को समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी डेडली है और काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर लोगों में स्प्रेड हो रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस, उसी को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है, किस तरीके से स्प्रेड होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, और कितना तेज़ी से कहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा है, किस राज्य में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पर इसको एपिडेमिक भी घोषित किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है। तो ब्लैक फंगस की जब हम बात करते हैं तो एक रेयर लेकिन सीरियस इन्फेक्शन है, ठीक है, एक रेयर है लेकिन सीरियस है। रेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मतलब नॉर्मली ये यहाँ पर पाया नहीं जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें केसेस जो इसके साथ देखने को नहीं मिलते, इसलिए इसे रेयर कहा जाता है। और सीरियस क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लोग जो है उनकी मरने की क्षमता, मतलब मरने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोविड। कोविड में अगर आप देखोगे तो मरने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पर अगर फंगस होता है तो उससे मरने के चांसेस जो है लोगों के ज़्यादा है। ये कॉज होता है ग्रुप ऑफ मोल्ड्स के द्वारा, इसे हम कहते हैं म्यूकोरमाइसिटीज, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इसको ब्लैक फंगस जो है वो कहा जाता है। प्रीवियसली इसको जाइगोमाइकोसिस जो है ये भी कहा जाता था। तो क्या होता है, इस नाम से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा सकता है। अब आप बोलोगे यार ये तो मैंने सुना ही नहीं, क्या था ये, है ना। इसके रिगार्डिंग आपको आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जाइगोमाइकोसिस।
तो आप बोलोगे यार तो सुना ही नहीं है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। यही होता है स्पेसिफिक पढ़ाई, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जो दो ऑप्शन है वो तो आप नॉर्मली पढ़कर भी, आपने एक बार अगर किताबें सारी की सारी पढ़ ली तो आप दो ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट कर ही लोगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की भी है, वो दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, उनको लगता है यार यूपीएससी तो बहुत ईजी है, यूपीएससी तो बहुत ही ईजी है, दो ऑप्शन मतलब इतनी सी पढ़ाई पर दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अरे दो ऑप्शन एलिमिनेट करना है सबसे ईजी है, सबसे ईजी है। एक बार आप पढ़ लो, रिवीजन भी मत करो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। मैटर क्या आता है, मैटर आता है कि यहाँ पर आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर कब कर पाओगे, जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तब समझना कि हाँ आपने स्पेसिफिक पढ़ाई की भी है। जैसे मैंने इकोनॉमी का जो लेक्चर है हमारा बैंकिंग, जो हम एमएम एकेडमी पर देख रहे हैं, इकोनॉमी के लेक्चर जो बैंकिंग सिस्टम हम देख रहे हैं, उसमें मैंने जैसे आपको बोला है कि मैं आपको वहाँ पर दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करा रहा हूँ, जहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं कि ये यहाँ से आया, यहाँ पर पैसा गया, वो हुआ, एनिमेशंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूँ। प्लस आपको मेंस में लिखने के लिए आपको थियोरी भी दे रहा हूँ वहाँ पर। क्यों थियोरी क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही सारी चीज़ें समझा सकता था, मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता था कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन क्या है, उसमें आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। मैंने आपको जैसे एनपीए के बारे में जब बताया तब बताया था कि एनपीए जो है उसमें किस तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वो टेक्निकली पूछी जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है कि आपको ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हूँ क्यों, किसको हो सकता है, तो यहाँ पर लार्जली जो है ये लोगों को अफेक्ट करता है जिनको हेल्थ प्रॉब्लम ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इम्यूनिटी के साथ खेलता है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है कब रहेगी, जब आप आपकी हेल्दी रहोगे, जब आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, जब आप कोई दवाएं नहीं खा रहे हो, है ना। तो हेल्थ प्रॉब्लम जब रहती है तो उन लोगों को ये लार्जली अफेक्ट करता है। इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल, मतलब जो यहाँ पर बॉडी होती है, अगर वहाँ पर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जर्म्स इलनेस को कॉम्बैट करने की एबिलिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये जो है ये अफेक्ट करता है साइनस और लंग्स, जब ये फंगल स्पोर जो है वो इनहेल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये आपको सॉइल में भी देखने को मिलेंगे, ये जो फंगस होता है सॉइल में भी देखने को मिलेगा, ये एयर में भी देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली सॉइल में होता है। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स है ये कैसे भी आपके शरीर में जा सकते हैं, इधर आप खाने के थ्रू जा सकते हैं या तो आप इनहेल कर रहे हो उसके थ्रू जा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इनहेल जब करते हैं तो उसके थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आता है कि ये जो है ये स्किन, मतलब जब स्किन बर्न हो जाती है, स्किन कट हो जाती है ना, तो स्किन वाउंड जो होता है उसके अंदर भी ये घुस सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो लोगों को कोमोर्बिडिटीज़ है, देन उसके बाद अनकंट्रोल डायबिटीज़ है ना, तो ये जो है जो स्टीरॉइड्स पर है, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उन लोगों को ये होने की चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है उस टाइम पर काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है। अब सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है फीवर, देन पेन और रेडनेस अराउंड द आइज या फिर नोज, जो कफिंग है वो हमें देखने को मिलता है, जो हेडेक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्लड वूमिट है, वन साइड फेशियल पेन है, ये सारे जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फटाफट आप जो दवा खाने उसमें जा सकते हो। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे मुझे अभी कुछ दिन पहले आँख आई थी, ठीक है, अभी मतलब 2 दिन पहले आँख आई थी और कंटिन्यूसली चल रही थी। इससे तो मतलब जो वीडियो है परसों काफ़ी लेट आया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं करना हो रहा था, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड ही कर नहीं पा रहा था मैं, से 2 या 3 बजे कुछ वीडियो जो है वो अपलोड किया गया था। फिर कल मैंने बहुत कोशिश की, कल मैंने जो गॉगल है वो लगाकर, जो हमारे शेड्स होते हैं वो लगाकर फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आँख आई थी, तो अगर यहाँ पर ये तो लग रहा था कि यार हो तो नहीं सकता क्योंकि कोविड रिकवर्ड भी है, एंड देन इस तरीके से आँख आई है। लेकिन फिर ऐसा ये भी हुआ कि एक दिन और रुक जाते, तो एक दिन रुके, देन उसके जो हमारे घर के वो नुस्खे होते हैं ना कि लोहा जो है वो आँख आई तब लगाते जा, उससे ठीक हो जाता है, तो वो यहाँ पर किया गया जिससे वो बेटर हो गया। और कोविड का भी एक है कि आपको आँख आती है ना, कोविड के भी सिम्टम्स, तो ये भी डर था कि यार कोविड फिर से तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा है। तो अभी थोड़ा कंट्रोल में, अभी थोड़ा कम है। तो क्या होता है कि आप एकदम, हो सकता है कि अगर आप एकदम ही पैनिक हो जाओ तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन ही ऐसी है, मतलब यहाँ पर क्या करना समझ में नहीं आता है कि यार अगर रुक जाए, क्या रुक गए तो लेट तो नहीं हो जाएगा, और अगर यहाँ पर जल्दी चले गए तो ये भी डर रहता है कि यार फालतू वही समझ कर, मतलब कि ये फंगस है ये समझ कर एडमिट वेडमिट ये सब तो ना हो जाए, ज़बरदस्ती की कोई दूसरी दवाएं ना चल जाए, है ना, ये भी होता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से, तो अपनी बॉडी का अपने को समझना चाहिए कि यार कि क्या है। नॉर्मली अगर आपको होते रहता है आंखों में दर्द तो हो सकता है कि वो वही हो, है ना। अगर नॉर्मली नहीं होता है लेकिन अलग से कुछ स्वेलिंग वगैरह नजर आ रही है तो हो सकता है कि आपको जाना पड़े। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी।
अब क्या ये कॉन्टेजियस है? तो देखिए ये कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में या फिर एनिमल्स में ट्रांसमिट नहीं होता है। अब इसके कुछ टाइप जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के टाइप है, तो यहाँ पर हमें रीनोसेरेब्रल साइनस या फिर ब्रेन म्यूकोरमाइकोसिस देखने को मिलता है। ये साइनस एंड यहाँ पर ब्रेन में स्प्रेड होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है ना, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है वो मंडराता है। दूसरा पुल्मोनरी लंग्स म्यूकोरमाइकोसिस, इसमें अगर आप देखोगे तो जो मोस्टली कैंसर से जूझ रहे हैं, है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनमें काफ़ी खतरा जो है इसका रहता है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये कॉमन है यंग जो चिल्ड्रन है दैन अडल्ट। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या हो सकता है, कभी कभार आपको मैच द पेयर में आ सकता है, तो इसमें एक एक सेंटेंस डाल दिया जाएगा कि कॉमन जो चिल्ड्रन में है, तो यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर स्किन म्यूकोरमाइकोसिस, ये मतलब जो लोग हैं जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उनका ये होता है। देन उसका डिसिमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, मोस्ट कॉमनली ये ब्रेन जो है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये बाकी जो ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ टाइप इसके हमें देखने को मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर केसेस अगर हम देखते हैं तो हमें गुजरात जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। देन महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, कर्नाटका में देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके केसेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है क्योंकि बट ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग जो है कोरोना से रिकवर्ड हो रहे हैं, उनकी इम्यून सिस्टम जो है वीक है, और ऐसे सिनारियों में इसका और ज़्यादा बढ़ना ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर क्विक एंड अग्रेसिव, मतलब अर्ली डिटेक्शन जो है यहाँ पर हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें जो है वो निकाल दी जाती हैं, जॉ जो है वो निकाल दिया जाता है, जिससे कि क्या है कि और यहाँ पर समस्याएं जो क्रिएट होती है कि कैसे फिर खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ केसेस जो है उसमें सर्जरी के थ्रू यहाँ पर फंगस को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें आँख वगैरह भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा चली गई है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर एंटी फंगल यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यहाँ पर एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन, ठीक है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो नेक्स्ट चॉइस है एम्फोटेरेसिन बी डिऑक्सीकोलेट इंजेक्शन। देन उसका थर्ड ऑप्शन है इंसाब्यूकोनाजोल एंड फोर्थ ऑप्शन है पोसाकोनाजोल। तो ये जो ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मोस्टली दिए जाते हैं। ये काफ़ी जेनेरिक ड्रग है, मतलब ये वैक्सीन है, जो मैं वैक्सीन बोल रहा हूँ, ये दवाई है, नॉर्मल हमारी जो टैबलेट्स होती हैं वो यहाँ पर दी जाती है। देन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शॉर्टेज जो है हमें इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर एम्पोटेरिसिन, ये ना, ये इसकी जो ट्रीटमेंट है ये हमें देखने को मिलती है 4 to 6 वीक्स तक चलती है। इसको 90 to 120 इंजेक्शंस लगते हैं, मतलब जिसकी कॉस्ट जो है 5 से 8 लाख तक जाते हैं। मतलब समझ लो भैया खींचा जो है आपका खाली होना है। 67,930 इंजेक्शन जो है ये यहाँ पर अलॉट किए गए स्टेट्स को, लेकिन अब ये कम पड़ रहे हैं क्योंकि केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। अब सप्लाई बॉटलनेक, यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्टेज जो है दो रॉ मटेरियल्स का हो रहा है। पहला तो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसका नाम है एम्पोटेरेसिन बी, एंड सेकेंड रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर हो रहा है प्यूरिफाइड सिंथेटिक लिपिड्स, जो यहाँ पर लिपोसोमल एम्पोटेरेसिन बी जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है ये यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो ये पूरा है ब्लैक फंगस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वाइट फंगस के बारे में। वाइट फंगस क्या है, तो इसमें ये क्या है, तो इसमें हम देखने को मिलता है वाइट फंगस, या फिर इसको कैंडिडियासिस ये भी कहा जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन है जो यीस्ट के द्वारा कॉज किया जाता है, एक टाइप ऑफ फंगस है जिसको कैंडिडा ये कहा जाता है, कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा। तो कैंडी, हम कैंडी खा रहे हैं, है ना, वो म्यूकोरमाइकोसिस, ये कैंडिडा, ठीक है, तो इसकी वजह से ये कॉज होता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कैंडिडा जो है नॉर्मली ये स्किन या इनसाइड द बॉडी हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माउथ में, थ्रोट में, गट्स में, वेजाइना में, यहाँ पर सब जगह हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये रहता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम जो है वो कॉज नहीं करता है। मतलब समझ लो हमारा शरीर में रहता ही है लेकिन हमें प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब कॉज करना शुरू करता है, जब हमको इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है। देखिए जो फंगस है ना, फंगस हमारे शरीर को अफेक्ट तब करते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब हमारी सहने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रखो। अभी पिछले
वीक में मैंने 1 वीक चैलेंज रखा था, है ना, जहाँ पर सुबह 6 बजे लाइव हम एक्सरसाइज करते थे, जहाँ पर आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग करना, आपका जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें हमने की थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उस टाइम पर, ठीक है, काफ़ी लोग जुड़े थे, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उस लाइव सेशन में, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, वो अभी भी रुके नहीं होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है। कैंडिडा ये इन्फेक्शन कॉज करता है अगर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाए, ठीक है, और फिर वो हमारे शरीर के डीप तक चला जाता है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है वो यहाँ पर कॉज करता है कैंडिडा एल्बिकेंस, ठीक है। अब कॉज क्या है, वही है कि यहाँ पर लो इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। अगर लोग जो है वो कांटेक्ट में आते हैं मूल्स के, जैसे वाटर हो गया ये सब, अगर उसमें होता है वो, अगर उसकी कांटेक्ट में लोग आ जाते हैं, चिल्ड्रन एंड वीमेन जो है ज़्यादा रिस्क पर होते हैं इस फंगल इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट होने के, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है चेस्ट इन्फेक्शन, जो हमें कोरोना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसी के साथ नेल्स, स्किन, स्टमक, है ना, ये सब में भी यहाँ पर ये होता है। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं, सिटी स्कैन, एक्सरेज जो है ये कंडीशन को रिवील करता है। करंटली इसको ट्रीट किया जा रहा है विथ नोन एंटी फंगल मेडिकेशंस, ओके। अब इसमें अगर प्रिवेंशन अगर हम देखते हैं तो प्रिवेंशन में प्रॉपर सैनिटेशन, क्योंकि देखिए जो भी है अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से ही यहाँ पर ये कॉज हो रहा है। तो अगर अनहाइजेनिक कंडीशन हम नहीं रखते हैं, अगर हम हमारी जो कंडीशंस है उसको अगर स्ट्रांग करते हैं, तो अपने आप यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि जो भी आप खाना खा रहे हो वो हाइजीनिक खाना रहे, जहाँ पर भी आप जा रहे हो वो हाइजीन के साथ जाए, और जो मास्क है हमारा, मास्क हम कंटिन्यूसली पहने रहते हैं, है ना, तो मास्क जो है वो भी आप समझ लो कि 2 से 3 दिन तक ही यूज़ करें, बाकी यूज़ ना करें। अब हम आते हैं येलो फंगस पर। तो येलो फंगस क्या है, तो येलो फंगस की जब हम बात करते हैं तो डेंजरस है दैन व्हाइट और ब्लैक फंगस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आपको इंस्टाग्राम पे भी शेयर की गई है, इंस्टाग्राम पर जो एमएम एकेडमी जो ये है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है हमारी टीम के द्वारा शेयर की जाती है, और वहाँ पर इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो नहीं करते तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर टीम काफ़ी मेहनत करती है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल कर आपके सामने रखा जाता है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती है। तो कॉमनली फाउंड किया जाता है रेप्टाइल्स में, ठीक है, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसका कॉजेस अगर हम देखते हैं तो अनहाइजीनिक एंड हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस जो है उसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली कॉज होता है। अनहाइजीनिक हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन, एनवायरमेंट्स एंड अनसैनिटरी कंडीशंस, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप खराब जगहों पर रह रहे हो वहाँ पर स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी लेवल जो है मोर देन 30 to 40% आर होम टू बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ह्यूमिडिटी इसलिए यहाँ पर हानिकारक होती है। नॉर्मली भी यार तुमको फंगस वंगस हुए कि नहीं पता नहीं, नॉर्मली फंगस जो है वो शरीर के कुछ कुछ पार्ट्स में होते रहते हैं जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, जब काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिलते हैं, वेट लॉस, एक्सट्रीम लिथार्जी, जो एपेटाइट है उसमें डिक्रीज होना, इंटरनल ब्लीडिंग, पर्स लीकेज, ऑर्गन फेलियर, माल न्यूट्रिशन, ये सारे जो सिम्टम्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो अभी आपको जो ब्लैक फंगस है, जो वाइट फंगस है, जो येलो फंगस है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इसके आगे आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर मिल गई होगी। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैंडिंग लेस टॉल। अब स्टैंडिंग लेस टॉल इसमें क्या बात की जा रही है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पर रिएक्शन जो है सिंगापुर का टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आप सभी को पता है, उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट ऐसा कुछ कहा था। उसके बाद से जो सिंगापुर है उन्होंने उसका क्रिटिज़म किया कि यार ये क्या बोल रहे हो आप, ज़बरदस्ती क्यों फैला रहे हो सिंगापुर वेरिएंट ये सब। मतलब सोचिए आप कि अगर किसी और देश वाले ने, किसी और देश के इंसान ने अगर उस देश के वायरस को उस वेरिएंट का वायरस बोला तो उनको सुहा नहीं रहा है। और सोचिए कि अगर हमारे ही देश के लोगों ने इंडियन वेरिएंट बोलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, है ना। क्योंकि ये क्या होता है, ये जब हम वेरिएंट्स की बात करते हैं ना, अगर हम किसी ये स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्यों, क्योंकि सोचिए कि अगर हम इंडियन वेरिएंट बोलते हैं एंड देन वो अगर पूरे देश में इंडियन वेरिएंट जाता है तो उसकी बदनामी किसकी होगी, इंडिया की होगी, कि इंडिया से निकला हुआ है, इंडिया से निकला हुआ है, इंडिया से निकला हुआ है। नेगेटिविटी जो है फैलना शुरू होती है, एंड इंडिया अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो इंडिया की और ज़्यादा आलोचना होती है। यही कहा जाता है कि इंडिया जो है वो सक्षम नहीं है। क्यों, चाइनीज़ वायरस इसको कहा जा रहा था ट्रम्प के द्वारा,
क्यों चाइना जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि ये चाइनीज़ वायरस है, इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया, जबकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ओरिजिनेशन जो है हमें चाइना से देखने को मिला है, स्टिल उसको चाइनीज़ वायरस जो है वो नहीं कहा जा रहा है। समझ रहा? तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी हम वेरिएंट बोल रहे हैं तो हमने एटलीस्ट हमने यही करना चाहिए कि नहीं, हम ये मानने को ही तैयार नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये इंडियन वेरिएंट है। क्योंकि क्या होता है इंडियन वेरिएंट अमेरिकन, क्या ये कौन निकाल रहा है? ये कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो ज़बरदस्ती के रिमार्क जो है पास करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो केजरीवाल है उन्होंने जो यहाँ पर सिंगापुर के लिए बोला, सिंगापुर ने इसका खारिज किया। देन उसके बाद जयशंकर जो है उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो इंडिया नहीं बोल रहा है, वो उनका व्यक्तिगत है। यहाँ पर आप इंडिया बोल रहा है ऐसा मत समझिए, ये हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे एक तो साबित हो गया कि यार हमारे डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी समझनी पड़ेगी, तब जाकर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी समझ पाएंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखते हैं तो इसको आसियान और ईस्ट एशियन नेशन जो है कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि यार हम कनेक्ट कर लें, ठीक है। इंडिया ने सेवरल मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बनाए, जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सके कि जो हमारे ईस्ट कंट्रीज़ है उनके साथ हम यहाँ पर सही तरीके से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बना सकें, जहाँ पर वो हमारे काम आ सके, क्योंकि चाइना जो है वो फैला रहा है ना। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के, उनको डायरेक्ट रोल दिया गया कि आप लुक ईस्ट पॉलिसी जो उसके तरफ आप ध्यान दो। डोअर जो है मेरीटाइम ओरिएंटेड लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर खोले गए, यहाँ पर कोस्टल स्टेट जो है ईस्ट इंडिया के उनको यहाँ पर लाया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो एक स्टेप था जहाँ पर चाइना का जो प्रेजेंस है ईस्ट एशिया में उसको यहाँ पर काउंटर किया जाए, ताकि उनका प्रेजेंस जो इतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो कि हमें यहाँ पर खतरा महसूस होने लगे। देन उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आती है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये अनाउंस की गई नवंबर 2014 में, जिससे कि लुक ईस्ट पॉलिसी उसको अपग्रेड किया गया कि अब देखना नहीं है, अब एक्ट करना है। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है यहाँ पर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए, कि हम यहाँ पर हमारे जो भी कंट्री, क्योंकि हम अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज देखिए पूरा कल्चर डिफरेंट है, लेकिन ईस्टर्न कंट्रीज अगर हम देखते हैं कल्चरल रिलेशन भी हम उनके साथ बना सकते हैं, कल्चरल टाइज भी उनके साथ बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो इनसे इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस एंगेजमेंट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसमें कनेक्टिविटी बोलिए, जो हम कनेक्टिविटी इतनी बना रहे हैं, कल्चर बोलिए, डिफेंस बोलिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बोलिए, ये सब यहाँ पर आते हैं। अब इसमें एम क्या है? एम है कि यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी फोकस करता है आसियान कंट्रीज प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्लस ईस्ट एशियन कंट्रीज प्लस सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो इसमें फोकस देखिए, हर एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, जब आपको लिखने का काम पड़ेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइट किए हैं 4 C's एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। तो उसमें आता है कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 4 C's जो है ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि एक है कल्चर, मतलब क्या होता है कि हम एक स्टोरी यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई जगह है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कल्चर के लोग रह रहे हैं, ठीक है, और दूसरे एक उन्हीं को लग के दूसरा एक जगह है। पहले एंशिएंट टाइम्स का सोचिए ना, पहले एक कल्चर था, सामने बाजू में लग के कल्चर है, लोग है। अब ये कल्चर जो है इसमें सही तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन जो है वो हमें देखने को मिली, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बिल्डअप हो गई, है ना। तो मतलब बेसिकली हुआ क्या, ट्रेन लाकर हमने क्या किया, हमारी कैपेसिटी को बिल्ड किया, हमारे कैपेसिटी को बिल्ड किया, जिससे कि हम कनेक्टिविटी ला सके। एंड देन उसके बाद एक बार कनेक्टिविटी हो गई फिर तो कॉमर्स, ट्रेड, ये सब शुरू हो गया। तो अब आप भूलोगे नहीं कैसा है, 2 कल्चर है। आंखें बंद करके मैं अभी सब आंखें बंद कर लो, सब के सब आंखें बंद कर लो, मैं आपकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। सब आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो कि 2 ऐसे इंडिया का मैप लो, सामने इंडिया का मैप आ गया। एक समझ लो एक कल्चर आपके हिसाब से कहीं पर भी प्लेस करो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है 10 लोगों की, और थोड़ा दूर, एकदम थोड़ा दूर दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, 10 लोग हैं वहाँ पर। अब इनके कल्चर जो है अलग अलग है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों लोग जो है इनके बीच में कल्चरल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, कल्चरल इंटीग्रेशन करना है। उसके लिए क्या किया हमने, कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली। क्या किया कि जो रेलवे ट्रैक है वो बिछा दी, ट्रेन जो है वो आ गई, एंड देन ट्रेन जो है इधर से उधर जाने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये भी यहाँ पर बढ़ता रहा। तो मतलब कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इस तरीके से हमें 4 C's देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। एंड उसी के साथ यहाँ पर इंडिया जो है इंगेज्ड है अंडर नैरेटिव ऑफ इंडो पैसिफिक एंड इनफॉर्मल ग्रुपिंग, जिसको क्वाड कहा जाता है, ठीक है, जिससे कि चाइना जो उसको काउंटर किया जा सके। इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं, तो यहाँ पर इतने सारे इनिशिएटिव्स हमें देखने में बांग्लादेश के साथ है,
है ना, इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज है, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट है, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अब ये पूरा एक सिनारियो है जहाँ पर आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो उसको देख सकते हो। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पर बना सके, जिससे कि चाइना जो है वो यहाँ पर उसके साथ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर 9 डैश लाइन हमें देखने को मिलती है जो काउंटर कर रहा है। चाइना बोल रहा है कि भैया अपनी अपनी अपनी, लेकिन इंडिया को यहाँ पर काउंटर करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें चाइना, आसियान, ऑस्ट्रेलियन, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ कोरिया ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 3 थिंग्स जो हमने पास्ट 5 ईयर्स में देखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो दर्शाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट, यहाँ पर IRST की हो गया, यहाँ पर F कहाँ चला गया, F गायब क्यों हो गया। फर्स्ट यहाँ पर राइजिंग प्रोफाइल ऑफ चाइना कंबाइंड विद ग्रोइंग चाइना इंडिया टेंशन। क्या है कि चाइना जो है उसका प्रोफाइल यहाँ पर राइज हो रहा है ना। एक तो उसके इकोनॉमिकली भी वो सस्टेंड होता जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पर उसकी प्रोफाइल जो है वो राइज होती जा रही है। प्लस अगर इंडिया चाइना टेंशन देखे तो वो भी ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि बाकी जो कंट्रीज़ है वो इंडिया से दूर जाना प्रीफर कर रही है कि छोड़ो यार, चाइना जो है वो अपना साथ देगा, इंडिया जो है वो साथ देगा भी कि नहीं देगा हमको पता नहीं है। क्यों, उसका कारण दूसरे इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो इंडिया इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। हम किसी भी कंट्री में अगर कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में कोई चीज़ बना रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर आता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर राइजिंग कंसर्न जो है इस रीजन में विद इंडिया जो है वो अप्रोच कर रहा है माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस को। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो बाकी कंट्रीज़ है वो यहाँ पर थोड़ी दूरी बना रही, मतलब डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है हमारे वो सही ढंग से यहाँ पर बैठ नहीं रहे। और चाइना जो है उसका कम्प्लीटली फ़ायदा उठा रहा है। चाइना अपने आप को पूरी तरीके से घेर रहा है, इंडिया के पूरा इंडिया को घेर रहा है, तो इससे हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।